प्रस्तावकों की फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है। वाराणसी में उनके नामांकन के दौरान छल्लू लाल मिश्र, गिरधर मालवीय के अलावा नाहिद आब्दी और नूर फातिमा प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसे बयान को मैं खारिज करता हूं और ऐसे बयान देकर विकास और सुशासन के मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मोदी के ट्वीट को कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी ने आखिर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को पार्टी से क्यों नहीं निकलवाया। इनको निष्कासित किया है? क्या गिरिराज का टिकट हटाया गया है? क्या उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। उधर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी के ट्वीट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने झारखंड की रैली में मोदी विरोधियों को पाकिस्तान परस्त करार दिया था। कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, खासकर आप उनके बहुत ही करीब हैं। सारी चीज सार्वजनिक है, उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं। यही नहीं, गिरिराज सिंह अपने बयान पर अब भी कायम है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी थी। अफसोस किस बात का, हमने कोई गलत बयान ही नहीं दिया है। अफसोस किस बात का, हमने कोई गलत बयान ही नहीं दिया है। उधर गिरिराज के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। गिरिराज ने झारखंड के देवघर और बोकारो में विवादित बयान दिया था। देवघर के मोहनपुर थाने में पहले ही उन पर केस दर्ज हो चुका था और अब बोकारो के हड़ला थाने में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गुजरात में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के चलते विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भावनगर पुलिस ने उनके भाषण की जांच भी शुरू कर दी है। उधर तोगड़िया के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और भावनगर के कलेक्टर से उनके बयान के टेप मांगे हैं। कांग्रेस ने भी तोगड़िया की शिकायत चुनाव आयोग से की है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर प्रवीण तोगड़िया ने अपने बयान पर सफाई दी है। तोगड़िया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। साथ ही तोगड़िया ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों को सिर्फ कानून की मदद लेने की सलाह दी थी। नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने के चलते केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कानपुर में बेनी ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज करवाया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी बेनी प्रसाद वर्मा की शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि बेनी ने मोदी के खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक बातें कही हैं। बीजेपी अब तक 4 बार बेनी की चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नरेंद्र मोदी के नाम का नया मतलब बताया है। मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब है द मैन ऑफ द डैमेज टू इंडिया। He is the MODI, the man of damage to India. He is the MODI, the man of damage to India. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी अमित शाह पर हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि मोदी को गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर की जानकारी थी और अमित शाह पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का सफाया तय है और उसे 100 सीटें मिलना भी मुश्किल है। मोदी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो पीएम का इंसान के तौर पर सम्मान करते हैं और अगर उन्हें काम करने की आजादी मिलती तो वो अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में रोजगार और नौकरी बढ़ाने के लिए एफडीआई जरूरी है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को लेकर उनकी पार्टी का रुख जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी एफडीआई का विरोध नहीं करती। अमेरिका के साथ संबंधों में तलखी पर मोदी ने कहा कि ये कुछ लोगों की कोरी कल्पना भर है। मोदी ने कहा कि पिछले वाइब्रेंट गुजरात में 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए। हालांकि अमेरिका जाने के सवाल पर मोदी ने सीधे कुछ नहीं कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने इंडिया न्यूज से अपने चुनावी एजेंडे पर खुलकर बात की। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि यूपी में 2 चरणों में हुए चुनाव में बीजेपी को 21 में से 18 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में 21 सीटों का मतदान हुआ है और मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि 21 में से 18 सीट बीजेपी जीतेगी।
चुनावी नतीजों के बारे में जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी को बहुमत मिलने का भरोसा जताया। शाह ने कहा कि यूपी में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी 272 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगर उत्तर प्रदेश में हम ठीक प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो हम 272 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बात करते हुए अमित शाह ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने दावे के साथ कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी पीएम होंगे। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें अब कहीं दो राय नहीं दिख रही। अमित शाह ने जयललिता के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जनादेश के सम्मान में ये सभी पार्टियां समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगी। जयललिता और ममता बनर्जी दोनों ही पावरफुल नेता हैं और दोनों ने ही काफी कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। इन्हें कोई फीलर्स दिए गए हैं या इनसे किसी तरह के अलायंस का विचार है या आगे चुनाव के बाद? मैं मानता हूं अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बाकी सभी पार्टियां मदद करने के लिए तैयार रहेगी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के मोदी को लेकर दिए गए बयान पर अमित शाह भड़क गए। गिलानी ने कहा था कि मोदी ने उनके पास 2 दूत भेजे थे। अमित शाह ने गिलानी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि गिलानी सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी जी की ओर से तो सवाल ही नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई दूत भेजा नहीं गया। पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन सीमा पर सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं होगा। देश की नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के लगातार हो रहे जुबानी हमले को लेकर अमित शाह ने चुटकी ली। शाह ने इंडिया न्यूज से कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कोई सोच नहीं है। मुझे तो कई बार देखकर हंसी आती है। कोई सोच समझकर ज्यादा बोलते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, न कोई रणनीति लगती है। अपने आप हर व्यक्ति कांग्रेस बनकर बोलता रहता है। अमित शाह से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटें जीत जाते हैं तो बाद में कौन सीट छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। मोदी 542 सीटों के लिए काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी नीति भी यही है, पूरे देश का विकास हो, सब लोगों का विकास हो, और पार्टी तय करेगी कि मोदी कौन सी सीट छोड़ेंगे। उधर गुजरात कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल की माने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद से बातचीत में आनंदीबेन पटेल ने कहा, मोदी पूरी तरह से 7 RCR में जाने को तैयार है। मोदी जी ने 7 RCR के लिए बैग पैक कर लिए हैं या नहीं किया? कर दिया है, बिल्कुल बैग पैक कर लिया, ये आप कह रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। इंडिया न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी भी ऐसा ही मानती है, तभी प्रचार में मोदी ही मोदी दिखते हैं। आज बीजेपी को ही लगा है कि हम लोग मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं या मांगे, इसलिए तो मोदी जी को आगे किया है उन्होंने। क्योंकि अगर कैंपेन पूरा देखे उनका तो आपकी बार मोदी सरकार है, आपकी बार भाजपा सरकार नहीं बोल रहे हो। राज ठाकरे ने भी कहा कि सत्ता में आते ही मोदी को सबसे पहले बिहार और यूपी पर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां से लोग महाराष्ट्र न आए। लीजिए, अभी महाराष्ट्र में 48 ट्रेनें रोज आती है, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। यहां से कोई उल्टा जाता नहीं। मेरी पहली विनती रहेगी 10 साल वो देश की तरफ ना देखे और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का वो गुजरात बनाए। इंडिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काबिल बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पीएम की कोई तस्वीर नहीं है। मनमोहन सिंह जी एक काबिलियत की बात करें तो काबिल आदमी थे ही, उसमें कोई डाउट नहीं। कांग्रेस की जो अभी जो ऑफिस है उसमें पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो नहीं है उनकी। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 12 राज्यों की 117 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अलवर में रोड शो किया। राहुल के रोड शो में खासी भीड़ देखने को मिली। राजस्थान के अलावा राहुल गांधी की आज मथुरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभाएं हैं। आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा है। महाराष्ट्र के नादुम्बर में धुले में मोदी की रैलियों का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के बाद मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे। आंध्र के निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर और हैदराबाद की रैलियां हैं।
प्रियंका गांधी आज रायबरेली में है। वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार के लिए आई हुई हैं। यहां वो दर्जन भर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। इससे पहले 16 अप्रैल को भी प्रियंका प्रचार के लिए यहां आई थी। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच प्रियंका गांधी करीब 5 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। ये नुक्कड़ सभाएं खीरो, पाहो, सेमरी, नंदनखेड़ा और निहास्ता में होनी है। प्रियंका गांधी नुनेरा, जमकुइया, सुल्तानपुर खेड़ा और सराय मुबारक में भी नुक्कड़ सभाएं करने वाली है। रायबरेली संसदीय क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा कर वो अपनी मां सोनिया गांधी को वोट देने की अपील कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बाबुल सुप्रियो पर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का आरोप है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज आजमगढ़ से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आजमगढ़ के अलावा मुलायम मैनपुरी की पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इंडिया न्यूज से कहा कि यूपी में नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, यहां सिर्फ समाजवादी पार्टी की लहर है। संभावित पीएम के सवाल पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पीएम नहीं बनेंगे। मुलायम बोले कि देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। और जौनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता रवि किशन का नामांकन है। नामांकन से पहले रवि किशन ने वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी मऊ के घोसी संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन आज भरेंगे। पहले वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन बाद में फैसला बदल लिया गया। कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। राजनाथ लखनऊ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का प्रचार किया। लोगों को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी ने हल्द्वानी में रोड शो किया। नैनीताल सीट पर कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस के मौजूदा सांसद केसी सिंह बाबा चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने कहा, मेरे बयान को गलत अर्थ में लिया गया और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक पैम्फलेट इलाके में बंटवाने का मामला सामने आया है। इस बाबत मथुरा जिला प्रशासन ने पैम्फलेट के पब्लिशर, प्रिंटर और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। कल मुंबई की रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि राहुल कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, लेकिन मैं कहता हूं कांग्रेस तो सोच में पड़ गई है। मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये देश मदरलैंड यानी मातृभूमि है, जबकि राहुल गांधी के लिए ये मदर्स लैंड यानी मां की जमीन है। मुंबई की रैली में मोदी ने राहुल और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि देश को मां बेटे की ऑक्सीजन वाली सरकार या फिर रिमोट वाली सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकती। मुंबई की रैली में कल मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि पीएम 10 साल में तय नहीं कर पाए कि वो हंसे या रोएं। मोदी ने यह भी कहा कि हालत यह है कि पीएमओ को यह कहना पड़ा कि 10 साल में पीएम 1100 बार बोले। कल मुंबई की रैली में मोदी के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उन्होंने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। उद्धव ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक का रोना रोती है, लेकिन इमाम बुखारी से मुस्लिम वोट की भीख मांगती है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल मुंबई में रैली की। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फरहान आजमी के लिए उन्होंने वोट मांगे। अखिलेश ने कहा कि मुंबई में हमारी पार्टी वोट काटने के लिए खड़ी नहीं है। फिल्म जगत से राजनीति के मैदान में उतरी राखी सावंत ने मुंबई में बाइक रैली की। राखी के साथ करीब 400 बाइकर्स रैली में शामिल हुए। मुंबई में 24 अप्रैल को मतदान होना है। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से आरएलडी उम्मीदवार जया प्रदा ने मथुरा आकर जयंत चौधरी के पक्ष में प्रचार किया। जया प्रदा ने रोड शो के जरिए लोगों से जयंत चौधरी के लिए वोट मांगे। यहां जयंत चौधरी के खिलाफ हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कल अपनी बहू डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां जनसभा की और एक बार फिर डिंपल यादव को संसद में भेजने की अपील की। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की आज फिर से जोधपुर सेशंस कोर्ट में पेशी है। आज अदालत में दिल्ली के कमला मार्केट थाने के सब इंस्पेक्टर को भी डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां जनसभा की और एक बार फिर डिंपल यादव को संसद में भेजने की अपील की।
नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की आज फिर से जोधपुर सेशंस कोर्ट में पेशी है। आज अदालत में दिल्ली के कमला मार्केट थाने के सब इंस्पेक्टर को भी पेश होना है। एसआई का बयान भी दर्ज होना है। इससे पहले कल की सुनवाई के दौरान आरोपी आसाराम ने कोर्ट में एक बार फिर से बीमारी का बहाना बनाया। इसके बाद उन्हें जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया। कोर्ट में पीड़ित लड़की का बयान दर्ज होना था, लेकिन आसाराम की बीमारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को लेकर आज जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में गवाह वन कर्मी भंवर लाल से सलमान खान के वकील जिरह करेंगे। रिलायंस गैस कीमतों को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेफ्ट के नेता गुरुदास दास गुप्ता और एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई की अर्जी पर सुनवाई होनी है। अर्जी में बीसीसीआई ने आईपीएल फिक्सिंग मामले में महेंद्र सिंह धोनी, एन श्रीनिवासन और सुंदर रमन के बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी देने की मांग की है। बीसीसीआई ने आईपीएल फिक्सिंग की जांच के लिए 3 नाम सुप्रीम कोर्ट को सुझाए हैं। उस पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व जस्टिस जेएन पटेल, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आरके राघवन और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के नाम कमेटी में हैं। सहारा समूह ने सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर एक नया प्रस्ताव रखा है। सहारा ने कहा कि वो 25 अप्रैल तक 3,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। उसके बाद 30 मई तक 2,000 करोड़ और 20 जून तक 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी दे देंगे। सहारा ने उनके सीज अकाउंट चालू करने और सुब्रत रॉय की जल्द रिहाई की मांग की है। निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय 4 मार्च से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के बयान की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 5 मई को ए राजा अपना बयान दर्ज कराएंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने वाले आदित्य वर्मा ने जांच के लिए सुझाई गई 3 सदस्यों की कमेटी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि फिक्सिंग की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जानी चाहिए। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में जल्द सुनवाई के लिए दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 28 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एडमिशन पर अंतरिम रोक लगा रखी है। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तेजपाल पर अपनी जूनियर पत्रकार के यौन उत्पीड़न का आरोप है। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में अबू सलेम पर आपराधिक साजिश का केस चलता रहेगा। सलेम की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा कि मुकदमा चलता रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का स्पीडी ट्रायल होगा। घोरला रोहिणी दिल्ली कोर्ट की नई चीफ बन गई हैं। रोहिणी ने कल दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में पद संभाला। उन्होंने राज्यपाल नजीब जंग ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शेयर बाजार आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 22,812 और निफ्टी ने 6,827 अंकों के नए लेवल को छुआ। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखी गई। रुपया 21 पैसे गिरकर 1 महीने के सबसे निचले स्तर पर 60 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गया। नोएडा सेक्टर 122 में एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग से टेंट हाउस मालिक को खासा नुकसान हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के उत्तम नगर थाने की पुलिस पर एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगा है। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की, बल्कि उसे बचाने आई उसकी मां के साथ भी बदसलूकी की गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर उसे घर में कैद करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि सोमवार की शाम उसे घर में कैद कर दिया गया। महिला ने रोहिणी साउथ थाने में मामला दर्ज कराया है और ससुराल वालों पर कार्रवाई को लेकर थाने पर बैठ गई हैं। महिला की शादी साल 2000 में हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। दिल्ली के मोटा टाउन इलाके में चोरों ने एक मकान की 3री मंजिल पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने डेयरी मालिक के घर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। साउथ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में सिलेंडर से गैस रिसाव के बाद हुए धमाके ने अफरा तफरी मचा दी। देखते ही देखते 5 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया। चलती बस में 14 साल की लड़की से 5 दरिंदों ने गैंगरेप किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ ये कांड दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए निर्भया कांड जैसा ही है। लड़की ने अपने घर जाने के लिए बस ली, जिसमें 5 दरिंदे सवार थे, जिन्होंने लड़की के साथ गैंगरेप किया। राजस्थान में दर्जनों इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स को उसकी महिला कर्मचारी ने पहले नशीला पदार्थ खिलाकर उससे संबंध बनाए, फिर उसका एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की। महिला कारोबारी को ब्लैकमेल कर उससे 55 लाख रुपए ले चुकी है और रेप का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए और मांग रही थी।
इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जयपुर से आरोपी महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में एक घर में तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। छत के पत्थर हटाकर जायजा ले रहे एक आदमी पर तेंदुए ने एक के बाद एक लगातार 2 हमले किए। छत के पत्थर हटाकर एक पुलिस वाले के साथ 2 आदमी घर में कैद तेंदुए को देख रहे थे। तेंदुआ एकाएक बिजली की तरह बाहर निकला। उससे पहले कि पुलिस और उसके 2 साथी कुछ समझ पाते, तेंदुए ने हमला बोल दिया। खूंखार तेंदुआ यहीं नहीं रुका। घर के छत पर खड़ी भीड़ पर तेंदुआ बिजली की तरह एक बार फिर हमले की कोशिश में दिखा। लोगों पर अटैक करने के बाद तेंदुए ने छत से गली में कूदकर भागने की कोशिश की। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सोमवार को आईपीएल 7 के 8वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 93 रनों से करारी शिकस्त दी। आईपीएल सीजन 7 में चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो बाएं कंधे की चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली को 100वें में आईपीएल का सबसे फैशनेबल खिलाड़ी माना गया। मुंबई में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर चीफ ने हाफिज सईद ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हाफिज सईद ने ट्वीट करके कहा है कि मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी सुने, हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित हैं लेकिन मुस्लिम गुजरात में सुरक्षित नहीं हैं। इराक में आत्मघाती बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए। हमला सुवायरा कस्बे में हुआ। सऊदी अरब के रिदवान में एक सड़क हादसे में 5 भारतीयों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार गाड़ी अचानक पलट गई। दक्षिण कोरिया के जिंदो में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 87 हो गई है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी रचा ली है। उन्होंने अपने प्रेमी और फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ 7 फेरे लिए। यशराज फिल्म्स ने भी रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी की पुष्टि कर दी है। कमीने के बाद अब अभिनेता शाहिद कपूर महाकमीने बनने वाले हैं। विशाल भारद्वाज की आने वाली कमीने का सीक्वल है जिसका नाम है महाकमीने। बड़े पर्दे पर एक बार फिर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि रणबीर दीपिका के साथ साजिद नाडियाडवाला की एक फिल्म में रोल करने जा रहे हैं। और अपनी आने वाली फिल्म हॉलिडे के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सेट पर पहुंचे।